तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, फर्टिलाइजेशन, है ना। चलो समझते हैं इसको, नोट हो गया ना सबका, रह गया किसी का नहीं। हम लोगों ने निषेचन पढ़ना शुरू किया था, फर्टिलाइजेशन पढ़ना शुरू किया था, है ना। और हम लोगों ने ये देखा था कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक स्पर्म अंदर एंटर नहीं करता है फीमेल की वजाइनल ट्रैक्ट में, है ना। कितने सारे स्पर्म जाते हैं, 200 से 300 मिलियन। और अंडाणु तक कितने पहुंच जाते हैं, अंडाणु ओवम तक कितने पहुंचते हैं? एक ही पहुंचता है। 200 से 300 पहुंचते हैं, लेकिन उसके अंदर कितने एंटर करते हैं, एक। तो 200 से 300 पहुंचने के बाद अंदर एक ही एंटर कर पा रहा है, इसका क्या मतलब है? बाकी के 200-300 कहां गए और कहां चले गए? तो चूंकि सोचो, अगर आप लोग अंडाणु के अंदर ज्यादा स्पर्म एंटर कर जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, जितने स्पर्म एंटर करेंगे उतनी जो तुम्हारा निषेचन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो क्या होता है, ज्यादा स्पर्म एंटर करने से जो प्रेगनेंसी होगी उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, है ना। तो अंडाणु ओवम क्या करता है, ओवम इस चीज को रोकने के लिए पॉलीस्पर्मी, क्या पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा शुक्राणु उसके अंदर एंटर कर जाएं अंडाणु के अंदर, है ना। तो उसको रोकना है, इसके लिए अंडाणु क्या करता है, कुछ मैकेनिज्म अपनाता है कि अंडाणु शुक्राणु ज्यादा एंटर ना करें अंदर। तो दो विधियां होती हैं, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, इसको टेम्पररी मेथड बोलते हैं, एक स्लो ब्लॉक मेथड, है ना। इसको अपन कॉर्टिकल ग्रैन्यूल रिएक्शन भी बोलते हैं, स्थायी रासायनिक अवरोध या कॉर्टिकल और जोना अपक्रिया, ठीक है। अंडाणु को समझो आप लोग एक सिक्योरिटी घर, ये एक सिक्योरिटी घर है ना। और जब सिक्योरिटी घर में कोई चीज एंटर करेगी जो एकदम सिक्योर है, तो क्या होगा, अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा? बजेगा, फायर सेफ्टी का, है ना। तो जैसे ही क्या होता है, स्पर्म इसकी ऊसाइड को संपर्क करता है, टच करता है, वैसे ही यहाँ पे एक अलार्म बजता है और तुरंत ही, है ना, भयंकर तरीके से यहाँ पर करंट जनरेट होता है, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ना। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जब पहला शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को छूता है उसे एक उद्दीपन मिलता है, उद्दीपन यानी कि उसको एक स्टिमुलेशन मिलेगा कि कोई चोर आया। अब चोर आएगा तो चोर के खिलाफ रिएक्शन भी तो देना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ चुरा के ले जाएगा, है ना। तो जैसे ही वो इसको टच करता है उसको स्टिमुलेशन मिलता है, यानी कि उसको उद्दीपन मिलता है कि भाई कुछ करो। और तुरंत ही क्या होता है, ये ऊसाइट ब्रह्मावस्था में होती है, यानी कि आराम की अवस्था में होती है। और यहाँ पर जो इसका विभव होता है वो -70 वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है? -70 मिली वोल्ट है, ये कितना है, मिली वोल्ट, ठीक है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में पूछ ले कितना होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, -70 मिली वोल्ट होता है। यानी कि जब मेम्ब्रेन ब्रह्मावस्था में होती है ना, आराम की स्थिति में होती है, ऐसी कंडीशन में उसका विभव कितना होता है, -70 मिली वोल्ट, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही ये इसको छूता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो क्या होता है, जैसे ही छुएगा तो यहाँ पे इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर सोडियम वोल्ट के चैनल पाए जाते हैं। किसके? सोडियम के चैनल पाए जाते हैं। तो जैसे ही वो एंटर करता है, इसको छूता है, वो सोडियम के चैनल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ओपन होंगे, सोडियम बाहर से कहाँ एंटर करेगा, अंदर एंटर करेगा, है ना। अंदर देखो यहाँ पे पहले बाहर प्लस चार्ज था, अंदर क्या हो गया, प्लस चार्ज हो गया। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा सोडियम अंदर जाएगा तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज अंदर हो जाएगा और सारा का सारा नेगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जो पहले पॉजिटिव चार्ज बाहर था वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अंदर चला गया, है ना। तो इसका क्या हो गया, जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही शुक्राणु अंडाणु की प्लाज्मा झिल्ली को स्पर्श करता है, वैसे ही झिल्ली के आयनों का संतुलन क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। और झिल्ली का विभव -70 मिली वोल्ट से क्या हो जाता है, +20 मिली वोल्ट हो जाता है ना। कहाँ लिखा है? अच्छा, इंग्लिश में 30 मिली वोल्ट लिख दिया मैंने, ये क्या गड़बड़ है, 30 मिली वोल्ट ही होगा, ये मैंने 20 लिख दिया गलती से इधर। एक बार और चेक कर लूँ, हाँ 30 है। कहाँ गया, 30
मिली वोल्ट। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। देखना क्या हुआ, जैसे इसका संतुलन बिगड़ा, यानी कि इसका एकदम रंग रूप क्या हो गया है, चेंज हो गया है ना। जैसे ही चेंज होगा, अब कोई दूसरा शुक्राणु इसके पास आएगा, क्या वो इस अंडाणु को पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि ये तो कुछ बदला बदला सा लग रहा है, बदली बदली सी लग रही है ना। उसको जैसे ही शुक्राणु मिला वो क्या हो गई, बदल गई। और जैसे ही बदली, बाकी के शुक्राणु इसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखो बाहर पहले पॉजिटिव चार्ज था, अब बाहर कैसा हो गया है, नेगेटिव चार्ज हो गया है। शुक्राणु आके यहाँ पे देखेगा ऐसे करके, है जी क्या है, ये तो कुछ गड़बड़ हो गया है मामला, है ना। तो यहाँ पे मामला पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए कोई और स्पर्म इसके अंदर एंटर कर ही नहीं पाता है। और बाई चांस अगर एक आध एंटर कर भी जाए तो फिर उसके लिए ये टेक्निक अपना लेता है वो, दूसरा तरीका, रासायनिक स्थायी रासायनिक अवरोध या कॉर्टिकल और जोना अपक्रिया, यानी कि स्लो ब्लॉक मेथड, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शंस, ठीक है। उसके लिए लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले, फिर समझते हैं ना। मैं इसको हटा सकता हूँ अब, हैं? हो गई चालू, अब तो वही होगी हैं? तो देखो पहले इसको समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे ही सोडियम आयन अंदर गए, इन्होंने जाकर के झकझोरा इस सो रहे, क्या ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। रफ या स्मूथ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, है ना। क्या बोलते हैं रेटिकुलम को? हाँ, मैं इसके बारे में यहाँ पर लिखने के लिए जगह नहीं है, मैं SER लिख रहा हूँ बस, ठीक है। SER, SER का तो मैं फुल फॉर्म अगर कहीं लिखना है तो ऊपर लिख लेना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोलना ना, चिकनी, है ना। अब ये मैं तो लिख नहीं पा रहा इसको, अंतः, तू लिख के बता मेरे को। प्रद्रव्य ऐसे लिखते हैं, जाले का, पता नहीं, इसको देख लेना भाई, कंफर्म नहीं है, वैसे तो सही लिखा है। अब देखो, जैसे ही सोडियम आयन इसके अंदर एंटर किया, सुनना इधर ध्यान से, देखो क्या हो रहा है। अगर यहां पर भी काम पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है तो स्पर्म को पूरी तरह से ब्लॉक करने के लिए क्या करता है ये, इसमें होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हर सेल के अंदर होता है वो तो, है ना, ये भी एक सेल है, इसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो इसको जाकर के झकझोर देता है, मतलब इसको जाकर के सिग्नल देता है, और सिग्नल देता है कि भाई अपने अंदर जो कैल्शियम आयन है उसको क्या कर दो, रिलीज कर दो। तो ये अपने अंदर से ये जो भरे हुए कैल्शियम आयन्स हैं इनको क्या कर देता है, छोड़ देता है, और कैल्शियम आयन्स जाकर के झकझोर देते हैं इनको, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को, है ना, इन कॉर्टिकल्स को। ये कहते हैं भाई फट जाओ, अब टाइम हो गया है फटने का, है ना। तो जैसे ही ये इन पर जाकर के इनको संकेत देते हैं, इनको संकेत देते हैं, इनको संकेत देते हैं, ये क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। ये फट गए, जैसे ही फटे तो इनके अंदर भरा कैल्शियम आयन सारा का सारा इसमें क्या हो जाता है, जमा हो जाता है ना। और ये लेयर एकदम हार्ड हो जाती है, और ये जो तुम्हारा ये क्या था, ZP3 रिसेप्टर, इनको तोड़ देता है। और जैसे ही तोड़ेगा, स्पर्म कहाँ पर जुड़ रहा था, ZP3 रिसेप्टर पे तो जुड़ रहा था, अब यहाँ पर जुड़ेगा, अब यहाँ से रिसेप्टर ही तोड़ दिए इसने और एकदम हार्ड हो गई। क्या कोई स्पर्म एंटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, यानी कि पूरी तरह से ब्लॉक, है ना, हार्ड हो जाती है लेयर। अब कोई भी स्पर्म इसमें एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस तरह से अंडाणु क्या कर लेता है, इसको पॉलीस्पर्मी को रोक लेता है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ,
पर आप लोगों को उसका मैकेनिज्म समझ में आ गया कि ये काम करता कैसे है। आप लोगों के लिए नीट अगर जेई वगैरह दोगे तो वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, ठीक है।